सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार है और जहां एक छोटी सी चूक की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी रॉ के विकास, उसकी जटिलताओं और जोखिमों से भरे इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई में जाकर इस पूरी कहानी को समझेंगे। अब देखिए, फिल्मों में जासूसी की दुनिया बहुत ही ग्लैमरस लगती है ना? लेकिन असलियत एकदम अलग है। जरा इस असली कहानी को सुनिए। एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम का पर्दाफाश करने के लिए हमारे एजेंट्स ने सचमुच में एक नाई की दुकान से बाल चुराए ताकि उनमें रेडिएशन का पता लगाया जा सके। मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ये वो ग्राउंड रियलिटी है जिसमें हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स हर दिन काम करते हैं। तो आखिर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कालक्रम को देखें तो 1904 में ब्रिटिश काल के ठगी विभाग से क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट निकला। फिर 1906 में इंटेलिजेंस ब्यूरो या आईबी का गठन हुआ। 1951 आते आते हिम्मत सिंह समिति ने आईबी को बाहरी ऑपरेशंस का भी जिम्मा दे दिया। लेकिन 1962 और 1965 के युद्धों में हुई भारी खुफिया विफलताओं ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी, भारत को सिर्फ बाहरी दुनिया पर फोकस करने वाली एक पूरी तरह से समर्पित एजेंसी की सख्त जरूरत है। रॉ का जन्म और संस्थागत टकराव जनवरी 1966 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अनुभवी अधिकारी आर.एन. काव को एक नई एजेंसी बनाने का काम सौंपा और महज 2 महीने के भीतर कैबिनेट सचिव डी.एस. जोशी ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम रखा रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसे $20 मिलियन के बजट के साथ लॉन्च किया गया। अब जाहिर सी बात है, जब आप खुफिया तंत्र को इस तरह 2 हिस्सों में बांटेंगे तो एक संस्थागत टकराव तो होगा ही। एक तरफ आईबी थी जिसका पूरा फोकस अब देश के अंदर था। उन्होंने विदेशी भाषा और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ साथ पुरानी फाइलों को अपने पास ही रोक कर रख लिया। वहीं दूसरी ओर रॉ थी जिसका फोकस पूरी तरह बाहरी था और जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। आईबी के इस रवैये की वजह से शुरुआत में रॉ के ऑपरेशंस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में आर.एन. काव ने सीक्रेसी या गोपनीयता को लेकर कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए। किसी के पास कोई नेम प्लेट नहीं होगी, हर कोई बस सेक्रेटरी के नाम से जाना जाएगा। विदेशों में एजेंट्स को स्थापित करने के लिए दूतावासों में फर्जी नौकरियां तक बनाई गईं। साथ ही बॉर्डर मॉनिटरिंग के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई। लेकिन सबसे दिलचस्प था एक राजनीतिक नियम, आरएसएस या कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध। विडंबना देखिए, इस नियम के चलते भविष्य के गृह मंत्री एल.के. आडवाणी जैसे नेता भी रॉ में काम करने के लिए अयोग्य माने जाते। बिसात बिछाना, मास्टर स्ट्रोक और प्रमुख ऑपरेशंस। तो इन शुरुआती नौकरशाही अड़चनों से पार पाने के बाद एजेंसी ने बिना वक्त गवाए सीमाओं के पार अपने एसेट्स और एजेंट्स तैनात करने शुरू कर दिए ताकि एकदम सटीक और अनफिल्टर्ड जानकारी सीधे मिल सके। जरा इस चेन को समझिए। उस समय बॉर्डर कैमरों की रेंज महज 70 किलोमीटर होती थी। तो एजेंट कश्मीर बेदी ने जानकारी कैसे पहुंचाई? उन्होंने पहले रेडियो सिग्नल अमृतसर भेजे, वहां से एक सुरक्षित फोन लाइन से बात दिल्ली आई और अंत में एक मैसेंजर बाइक से ये जानकारी सीधे आर.एन. काव तक पहुंची। इसी नेटवर्क के बल पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अमेरिका गुप्त रूप से अपने ही हथियार प्रतिबंध को तोड़कर पाकिस्तान को F-104 और B-57 विमान दे रहा था। और आर.एन. काव के 1971 के उस मास्टर स्ट्रोक को हम कैसे भूल सकते हैं? नेशनल लिबरेशन फ्रंट के एक उग्रवादी हाशिम कुरैशी को एक विमान हाईजैक करने की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। रॉ ने क्या किया? उन्होंने तुरंत उसे एक डबल एजेंट में बदल दिया। हाशिम ने एक विमान को लाहौर हाईजैक किया जिसमें खुद रॉ के एजेंट भी सवार थे। और बस इस पूरी घटना ने भारत को 1971 युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तानी उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने का एक एकदम परफेक्ट रणनीतिक बहाना दे दिया। क्या गजब की स्ट्रैटेजी थी! राजनीतिक बदलाव और प्रणालीगत झटके। देखिए, खुफिया जानकारी जुटाना लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है, दूसरा बड़ा हिस्सा है राजनीति। 1975 के आपातकाल के बाद जब नई मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आई तो उसने रॉ के ढांचे की व्यापक स्तर पर जांच शुरू कर दी। हुआ यूं कि देसाई प्रशासन को शक था कि रॉ किसी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए देश के अंदर विपक्षी नेताओं की जासूसी कर रही थी। इसके चलते एसपी सिंह समिति बनाई गई। इसके परिणाम काफी सख्त रहे। आर.एन. काव को समय से पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा, एजेंसी का बजट बुरी तरह काट दिया गया और बाहरी ऑपरेशंस लगभग रोक दिए गए। और ये सब तब हो रहा था जब ठीक हमारे पड़ोस में न्यूक्लियर खतरे की सुगबुगाहट हो रही थी। सिर्फ $10,000
जी हाँ, एक पाकिस्तानी एजेंट पूरे परमाणु कार्यक्रम का ब्लूप्रिंट इतनी मामूली रकम में देने को तैयार था। हमारे भारतीय एजेंट्स ने तो उस रेडियोधर्मी बाल का टेस्ट करके खान रिसर्च लेबोरेटरी की परमाणु गतिविधियों को साबित भी कर दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री देसाई ने पूर्ण तटस्थता की नीति अपनाते हुए इस पेमेंट को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनके अनुसार ये एक पड़ोसी देश का आंतरिक मामला था। अपनी निष्पक्षता के चलते प्रधानमंत्री देसाई ने इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर एक संयुक्त स्ट्राइक करने का ऑफर भी ठुकरा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी तो तब हुई जब राष्ट्रपति जियाउल हक के साथ एक फ़ोन कॉल पर गलती से उन्होंने कह दिया, हमें पता है कि आप खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या कर रहे हैं। इस एक दुर्भाग्यपूर्ण वाक्य ने भारत की खुफिया जानकारी लीक कर दी। एजेंट्स की पहचान उजागर हो गई और कई भारतीय एजेंट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुनरुत्थान और ऑपरेशन मेघदूत। 1980 आते आते इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने आर.एन. काव को एक बार फिर सुरक्षा सलाहकार के रूप में वापस बुला लिया। इसी के साथ इतिहास के सबसे बेहतरीन लॉजिस्टिक ऑपरेशंस में से एक के लिए मंच तैयार हो गया। कहानी कुछ यूं है कि लंदन में रॉ एजेंट्स की नज़र 150 एक्सट्रीम कोल्ड थर्मल सूट के एक पाकिस्तानी ऑर्डर पर पड़ी। एजेंट्स ने तुरंत उस गारमेंट कंपनी में घुसपैठ की और किसी तरह डिलीवरी की तारीख डिले करवा दी। इस एक जानकारी ने रॉ के विक्रम सूद और जनरल प्रेमनाथ हून को एकदम सही समय पर अलर्ट कर दिया। इसका सीधा नतीजा ये निकला कि अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, 300 सैनिकों को पहले ही एयरलिफ्ट किया और सियाचिन ग्लेशियर को सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया। सूचना बनाम समन्वय, करगिल की विफलता। ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी इंटेलिजेंस सिस्टम की असली परीक्षा उनका आपसी संस्थागत तालमेल होता है, और दुर्भाग्य से 1999 के कारगिल युद्ध से ठीक पहले यही तालमेल पूरी तरह से फेल हो गया। जरा अनदेखी की गई इन चेतावनियों की लिस्ट तो देखिए। ब्रसल्स में 500 बूटों की खरीद, तोपों का मूवमेंट, यूएवी सर्वे, 2 नई बटालियन का खड़ा होना और बीएसएफ की 500 आतंकवादियों वाली रिपोर्ट। करगिल से पहले ऐसे कुल 45 बेहद महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे, लेकिन अलग अलग एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशन इतना खराब था कि उन 45 में से सिर्फ 11 रिपोर्ट ही शीर्ष सैन्य नेतृत्व तक पहुंच पाई। और उस वक्त सिस्टम की लापरवाही अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सोचिए, एविएशन रिसर्च सेंटर का जो निगरानी विमान सीमाओं पर सैनिकों की हरकतों पर नजर रखने के लिए था, उसे एक कैबिनेट मंत्री को व्यक्तिगत जॉयराइड कराने के लिए दे दिया गया। मतलब ये वाकई में हैरान करने वाला था। प्रणालीगत बदलाव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। कारगिल की इन भारी खुफिया चूकों ने सिस्टम को हिला कर रख दिया। इसके बाद 1999 की कारगिल समीक्षा समिति को ये पूरी व्यवस्था बदलने पर मजबूर होना पड़ा कि सूचनाएं आखिर प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में कोई बूट ऑर्डर वाली जानकारी फिर कभी नजरअंदाज ना हो, एक 3 टियर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद मॉडल बनाया गया। इसमें संयुक्त खुफिया समिति डेटा इकट्ठा करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड स्थिति का विश्लेषण करता है और सामरिक नीति समूह रणनीति तय करता है। ये सारा कच्चा डेटा अब एनालिस्ट्स और रणनीतिकारों से होते हुए सीधे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए तक जाता है, जैसे आज अजित डोभाल हैं, और फिर वहां से प्रधानमंत्री को सटीक सलाह दी जाती है। तो रॉ के कुछ बेहद शानदार ऑपरेशंस और उनके संस्थागत उतार चढ़ाव के इस सफर से हमें क्या समझ आता है? हमारे सामने हमेशा एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा रहता है। हम सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी सरकारी निगरानी और देश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी पूर्ण गोपनीयता, इन दोनों के बीच एक सुरक्षित और नाजुक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहिए।